दोनों के अंतर से जो है बचत उत्पन्न होता है। और कुछ बचत जो है प्रत्याशित आय और प्रत्याशित उपभोग की मात्राओं यानी एक्सपेक्टेड जो है फ्यूचर में, उस पर भी डिपेंड करती है कि हमारी एक्सपेक्टेड आय क्या है और एक्सपेक्टेड हमारे कंजम्पशन क्या क्या है, उस पर भी जो है कई बार सेविंग्स डिपेंड करता है। साधारणतः एक अवधि की आय का जब अगली अवधि में पूरा उपभोग न किया जाए तो बचत का सृजन होता है। चूँकि विभिन्न ब्याज दरों पर बचत की मात्रा विभिन्न भिन्न होती है, इसलिए बचत की अनुसूची ब्याज की दरों के अनुसार निर्मित की जा सकती है। निजी बचत जो है वो मनुष्य की अपनी आय पर डिपेंड करेगी, परंतु यदि हम ये मान के चल रहे कि व्यक्ति की आय जो है एक निश्चित आय है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि वो ब्याज दर पर डिपेंड करेगा। अगर व्यक्ति की एक निश्चित आय होगी तो उसकी बचत जो है वो एक ब्याज दर पर डिपेंड करेगी। अगर एक निश्चित आय पर अधिक ब्याज की दर है तो अधिक बचत होगी, और यदि कम ब्याज दर है तो कम बचत होगी। अर्थात यह जो रेखा बनेगी यह ब्याज दर के सापेक्ष है और यह रेखा नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर यह रेखा होगी, जिसे कि हम यहाँ पर एस यानी सेविंग्स रेखा के द्वारा शो कर रहे हैं। यह जो है एस के द्वारा यहाँ पर ये पूर्ति पक्ष का है जो सेविंग्स के द्वारा शो किया गया है कि इसके द्वारा बचतों के द्वारा किस प्रकार निवेश ऋण योग राशियों की पूर्ति की जाती है। इसके अलावा ये तो निजी निवेश है, कुछ जो है पर्सनल सेविंग्स जिसे कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बचतें होती है जो फर्मों के द्वारा की जाती है या विभिन्न व्यवसायों में की जाती है, और तो ये भी, लेकिन इसकी भी जो रेखा है वो इसी प्रकार से बनेगी, और दोनों तरह की बचतों को जोड़कर ही ये हमने टोटल बचत की रेखा यहाँ पर बनाई है। दूसरा जो है जो कि फैक्टर है ऋण योग राशियों की पूर्ति के लिए, वह है असंचय। मांग में तो था हमारा संचय यानी होर्डिंग्स, और इसमें है असंचय। पूर्ति का दूसरा प्रमुख भाग है संचित धन में से कुछ रुपया निकाल लेना। इस क्रिया से पूर्व संचित धन सक्रिय मुद्रा का रूप धारण कर लेता है कि जो भी रुपया लोगों के पास संचित है यानी कि होर्डिंग में रखा हुआ है, वह जो है एक एक्टिव रूप जब धारण कर लेगा तब फिर वो ऋण के लिए उपलब्ध हो जाता है। और ऐसी स्थिति में इस असंचय से जो है ऋण योग राशियों की पूर्ति बढ़ जाती है। लोग होर्डिंग नहीं करके उसे जब डिसहोर्डिंग करते हैं और वह पैसा जो है ऋण योग उपलब्ध हो जाता है तो वह पूर्ति बन जाता है, और इसको हम लोग कहेंगे कि यह ऋण योग राशियों की पूर्ति बढ़ जाती है। यदि ब्याज दर बढ़ जाए तो कई व्यक्ति जो रुपया संचय करते हैं वह रुपया निकाल कर ऋण पर देने को तैयार हो जाते हैं, और यदि ब्याज दर कम हो जाए तो व्यक्ति अधिक रुपयों को संचय कर लेते हैं और कम रुपयों को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए डिसहोर्डिंग का भी जो रेखा है वह पूर्ति का एक भाग है, और यह भी नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ होता है। इसे हमने यहाँ पर DH के द्वारा यहाँ पर ये रेखा जो है यह रेखा DH रेखा, यह पूर्ति का एक भाग है डिसहोर्डिंग, जिसे DH के द्वारा यहाँ हमने बनाया है। तीसरा जो ऋण योग राशियों की पूर्ति का इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है बैंक साख यानी बैंक क्रेडिट। पूर्ति का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बैंक जो है नए ऋण देते हैं या वे बॉन्ड्स क्रय करते हैं तो इनका भुगतान साख का या क्रेडिट का सृजन करके करते हैं, और यह बैंक का जो साख है ऋण योग राशियों की पूर्ति को बढ़ा देता है। और आधुनिक युग में तो हम जान रहे हैं कि यह देश की मुद्रा पूर्ति में बैंक साख एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए इसे बैंक मनी भी कहते हैं। इसे हम बैंक क्रेडिट या बैंक मनी भी कहते हैं, क्योंकि बैंक साख उतनी ही अच्छी मुद्रा है जितनी कि बैंक मनी है, और बैंक साख की पूर्ति भी ब्याज की दर पर निर्भर होती है। साधारणतः बैंक ऊंची ब्याज दर पर अधिक मात्रा में ऋण देने को प्रेरित होते हैं, और
और कम ब्याज दर पर कम जो है वो ऋण देने को तैयार होते हैं। इसलिए यह रेखा भी, जिसे कि हमने यहाँ BM द्वारा दिखाया है, बैंक मनी पूर्ति का एक पार्ट है, यह भी नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ होता है। इसके अलावा जो एक और फैक्टर है और लास्ट है, जिसे हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी निर्निवेश, यह भी एक लोनेबल फंड्स का प्रमुख पार्ट है, पूर्ति का एक प्रमुख पार्ट है ऋण योग राशियों का। इसका अर्थ है उद्योगपतियों द्वारा जब व्यवसाय में लगाए हुए रुपए को निकाल लेना और उसे ऋण के लिए देने के लिए तैयार हो जाना। ऐसा तब होता है जब उद्योगपतियों की जो निवेश की गई पूंजी की जो लाभ है, लाभ की दर, वो प्रचलित जो ब्याज दर है उससे कम हो जाती है। अर्थात जो उसकी लाभ की दर है, जो भी वो उन्होंने पूंजी को निवेश किया हुआ है, जिस भी मार्केट में उन्होंने उसे निवेश किया है, यदि वहाँ पर जो उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है उसकी दर प्रचलित ब्याज की दर से कम है, तो ऐसी स्थिति में वो उस ब्याज से, वहाँ से बिजनेस से उद्योग में लाभ की दर यदि बहुत घट गई तो वो वहाँ से अपनी निकाल लेते हैं पूंजी को, और वो किसी मशीन आदि पर व्यय करने की अपेक्षा मार्केट में ऋण देने को तैयार हो जाते हैं। और यह भी जो है ब्याज दर सापेक्ष होता है और ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर DI द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट, यहाँ पर DI के द्वारा जो है इसे बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो बातें प्रमुखतः पढ़ी, ऋण योग राशियों की मांग और ऋण योग राशियों की पूर्ति। कई फैक्टर्स पे ये दोनों ही बातें डिपेंड करती हैं और सबको मिलाकर मांग और पूर्ति का वक्र बनता है। तो जब हम इसे क्षैतिज रूप से जोड़ते हैं तो इसको भी इन दोनों की जब मांग और पूर्ति के संतुलन से ही जो है वो ब्याज की दर डिटरमिन्ड होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, होर्डिंग्स और ये हम लोगों ने बताया था उपभोग के लिए जो हमारा मांग था, ऋण योग राशियों की उपभोग के लिए मांग, इन तीनों को यदि हम जोड़ लेते हैं और जोड़कर हमारा जो रेखा बनती है वो है ये DL रेखा। ये यहाँ पर हम लोगों ने शो किया है। डिमांड कर्व जो है ये हमारा टोटल ऋण योग राशियों का डिमांड कर्व DL बनकर तैयार होता है। चूँकि ये तीनों ही रेखाएं ऊपर से नीचे बाईं ओर गिरते हुए होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए इन तीनों के प्रभाव से हमारा जो निवेश के लिए ऋण योग राशियों की मांग का जो डिमांड कर्व बना है DL, वह ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। और इसके बाद जो है हम बता सकते हैं कि इसी प्रकार पूर्ति जो हमारी है, निवेश के लिए जो पूर्ति है वो सेविंग्स, बैंक मनी, डिसहोर्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, इन सब से मिलकर लोनेबल फंड्स का जो सप्लाई है वो बनकर तैयार होता है। तो डिमांड्स फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स, और ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऋण योग राशियों की, दोनों जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं किस प्रकार से। ये दिखाया है हमने कि SL कर्व जो है वो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है और DL जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड है, और सम ऑफ DH, DI, S और BM से जो है हमारा वो SL बन रहा है और DL बन रहा है सम ऑफ I, H और DS के द्वारा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है हमारा, जहाँ SL और DL एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और उसके द्वारा ये हमारा जो है ये डिमांड कर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो रहा है इक्विलिब्रियम से। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है वहाँ पर ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी का निर्धारण हो रहा है। और यही जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी के द्वारा बताया गया कि जहाँ पर ऋण योग राशियों की मांग और ऋण योग राशियों की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसके द्वारा ब्याज दर का निर्धारण होता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट
also investment minus disinvestment plus hoarding minus dishoarding is equal to saving minus disinvestment DI I सेविंग्स जो है उस ये हमारे S जो है वो शो कर रहा है। एस हमने बताया सेविंग्स को, बचतों को, सेविंग्स माइनस डिस सेविंग्स और प्लस बैंक मनी। इसको इस प्रकार जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट होल्डिंग्स इज इक्वल टू नेट सेविंग्स प्लस बैंक मनी। और इस प्रकार जो है हमारा, जब हमने इसे इस प्रकार हमारे संतुलन की दर से पता चलता है, इस समीकरण से ब्याज की संतुलन दर पर जो है हमारा नेट निवेश प्लस नेट संचय और बचतों और सेविंग्स और बैंक साख के बराबर है। बैंक साख के ये बराबर है। और यहाँ पर जो है ये आवश्यक नहीं है कि जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये तो पता चल गया आप लोगों को कि नियो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार से निर्धारित हुआ, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दोनों पक्षों के अलग भाग एक दूसरे के समान हो। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऋण देने वालों की बचत की मात्रा और ऋण लेने वालों का निवेश समान होगा, ये नहीं कह सकते हैं। यही बात और भी दूसरे जितने भी हमने अभी यहाँ पर निवेश जैसे कि होर्डिंग और माइनस डिस होर्डिंग किया, तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही पक्ष समान हो। यहाँ पर जब आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत और निवेश बदल जाते हैं तो समूचा बचत वक्र और समूचा निवेश वक्र अपनी पूर्व स्थिति से विवर्तित हो जाएंगे और फलस्वरूप जो है ऋण योग राशियों की पूर्ति वक्र SL और ऋण योग राशियों की मांग वक्र DL वो भी बदल जाएंगे। और इन परिवर्तनों के अंत में ब्याज की दर निर्धारित होगी, जहां पर कि ऋण योग राशियों की मांग और उनकी पूर्ति परस्पर समान है। और दूसरी बात कि पूर्व योजित निवेश और पूर्व योजित बचत परस्पर समान है। ये पूर्व योजित निवेश और पूर्व योजित बचत जो है, इसको जो हम लोग कहते हैं डिजायर्ड और प्लान इन्वेस्टमेंट, इसका भी समान होना आवश्यक है। यदि वो उस रेखा पर ये दोनों समान नहीं है तो यह ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा और तब तक वो पुनः जब तक ये पुनः बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक संतुलन स्थापित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों स्थितियां जहां पर पूरी होंगी वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन्ड होगा नियो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। तो इस प्रकार आप लोगों ने अभी तक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दोनों का स्टडी कर लिया।